नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज होगा। आज शाम को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखानुदान सदन पटल पर रखेंगे। बता दें कि सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन का एजेंडा तय किया गया। हालांकि कार्य मंत्रणा में कांग्रेस की ओर से कोई विधायक शामिल नहीं हुआ। विधानसभा सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में पक्ष और विपक्ष के सत्र के दौरान संसदीय कार्यवाही पर चर्चा की गई। कार्य मंत्रणा में एक दिन का एजेंडा तय किया गया। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक खजाना दास और बसपा विधानमंडल दल के नेता मोहम्मद शहजाद मौजूद रहे, जबकि नेता प्रतिपक्ष का चयन न होने से कांग्रेस कार्य मंत्रणा में शामिल नहीं हुई है। बैठक में तय किया गया कि मंगलवार को फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एजेंडा तय किया जाएगा और इस अवसर पर विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल, विधायी के प्रमुख सचिव हीरा सिंह बोनाल समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पहली बार सदन को संचालित करना उनके लिए गौरवपूर्ण क्षण है और इसके साथ ही उनके लिए चुनौती भी है। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को सत्र शांतिपूर्वक सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सहयोग का अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास व जनहित में उठाए गए मुद्दों पर सदन में सकारात्मक चर्चा होगी। सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों को साथ लेकर समान अवसर प्रदान किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, आज से उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का सत्र का आगाज होगा, क्या कुछ अपडेट है? उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का सत्र आज मंगलवार से शुरू होने जा रहा है और यह सत्र की शुरुआत जो होगी वो राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज लेखानुदान 2022-23 भी पटल सदन के पटल पर रखा जाएगा और यह सत्र राज्यपाल 11 बजे अपने अभिभाषण से सत्र की शुरुआत करेंगे और आज के ही शाम में लेखानुदान पेश आज ही लेखानुदान भी पेश कर दिया जाएगा। क्योंकि कल कांग्रेस में भी बैठक हुई थी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के, लेकिन पिछले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह है, लेकिन इस बार अभी तक कोई चर्चा नहीं हो पाई है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर कौन स्थित रहेंगे। क्योंकि जब प्रीतम सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तो बैठक और शीर्ष नेतृत्व का ही सवाल है कि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। तो इसलिए अभी तक तो बिल्कुल यह समझ नहीं आ पाया है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन मौजूद रहेंगे। लेकिन फिर भी आज से 3 दिवसीय संसद की शुरुआत, 3 दिवसीय विधानसभा यह है कि इसमें किन किन चीजों पर बेसिकली तो चर्चा जो हो सकती है वो आपकी बैठक में संसदीय का भी मौजूद थे। बसपा के विधानमंडल दल के नेता मोहम्मद शहजाद मौजूद थे। तरीके से आज सत्र की शुरुआत होगी और अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है, क्योंकि कयास तो यह लगाई जा रही है कि जितने भी पुराने मंत्री हैं उनको उनका ही मंत्रिमंडल मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ का बदलाव किया जाना है। यदि सूत्रों की बात माने तो वो बदलाव जो है वो नेता लोग बदलाव, विधायक बदलाव नहीं चाह रहे हैं। जो मंत्री वो पहले थे, चूंकि जिसमें माल कमाने वाला, पैसे वाला, फंड वाला मंत्री सब कुछ बनना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार उनमें कुछ परिवर्तन करने की आशंका लगाई जा रही है कि परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के काफी ज्यादा भाजपा में अंदरूनी कलह भी चल रही है, अंदरूनी वाद विवाद चल रहा है। लेकिन इसी को लेकर के फिर से बैठक की जाएगी और इसमें तय किया जाएगा। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी से भी यह कहा गया था, तो पुष्कर सिंह धामी ने इस तरीके से वाद विवाद जो हो रहा है, क्योंकि अगर उनके द्वारा मंत्रिमंडल तय कर दिया जाएगा तो हो सकता है कोई विधायक नाराज हो जाए। इसलिए पुष्कर सिंह धामी ने ही कहा कि कोई बात नहीं, यह शीर्ष नेतृत्व ही मंत्रिमंडल का फैसला करेंगे और वही मंत्री बनाएंगे। जी, दूसरी बात ये यशराज आनंद की
8 बज चुके हैं और इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिपक्ष नेता का ऐलान नहीं हुआ है कि कौन विपक्ष की भूमिका निभाएगा विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा के अंदर। क्या अब तक कुछ अपडेट आई क्या? नहीं, कांग्रेस की तरफ से अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है। यह बहुत एक हास्यास्पद बात है कि कोई विधानमंडल दल का, सबसे पहली बात तो सत्ता पक्ष में भी कि विधानमंडल दल का नेता भी नहीं चुना गया है और विधानसभा आयोजित की जा रही है। और दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष का भी नहीं रहना, यह कहीं ना कहीं से एक गलत डायरेक्शन में ही ले जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कल बैठक शाम में आयोजित की थी, लेकिन इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो इस निष्कर्ष नहीं निकलने से भी थोड़ा एक कांग्रेस के ऊपर संदेह किया जा रहा है कि पता नहीं वो अभी तक विधायक दल का अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई है और ना ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस में हो पाया है। यदि जब यह बात प्रश्न प्रीतम सिंह से किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चयन में भी लेट हो गई है, उसी तरीके से हमारे अंदर भी मुख्यमंत्री ये नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष को चुनने की कार्यवाही चल रही है। तो सर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद लगातार बने हुए हैं। यशराज, ये तो उत्तराखंड के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार होने जा रहा है कि जब ऐसी स्थिति सामने आ गई है कि सत्र की शुरुआत होने जा रही है और विधानमंडल दल का नेता नहीं चुना गया, नेता प्रतिपक्ष है नहीं। चलिए, संपर्क टूट गया है यशराज आनंद जी से। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड विधानसभा का आज सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ अपडेट है। तो दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण से आज उत्तराखंड के 5वीं विधानसभा के पहला सत्र की शुरुआत होगी। 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी और उत्तराखंड में विपक्ष की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से अभी नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। ये माना जा रहा है कि सत्र के शुरुआत से पहले नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन हो जाएगा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था और ऐसे में ये तय किया गया कांग्रेस की तरफ से कि शीर्ष नेतृत्व ही नेता प्रतिपक्ष का चयन करेगा। और एक बार फिर से हमारे साथ यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशराज, सवाल यही है कि उत्तराखंड के इतिहास में तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब विधानमंडल दल का नेता ना चुना गया हो, नेता प्रतिपक्ष ना हो और ऐसे में सत्र की शुरुआत हो जाए। यशराज जी यशराज, यही पूछ रहे हैं कि ये उत्तराखंड के इतिहास में तो अपने आप में एक पहली बार एक नई पटकथा लिखने जा रहा है उत्तराखंड कि नेता प्रतिपक्ष ना हो, विधानमंडल दल का नेता ना चुना गया हो और सत्र की शुरुआत हो गई हो, सत्र का आगाज हो जाए। अभी ऐसा तो कभी नहीं उत्तराखंड के इतिहास में देखा गया है, लेकिन इस बार चूंकि इतिहास अपने आप में बहुत कुछ बदलाव लाया है। चुनाव के समय से ही यदि देखा जाए तो इतिहास में अपने आप में काफी बदलाव इस बार उत्तराखंड के इतिहास में लाया। सबसे पहली बात तो बदलाव तो यह भी आया कि
लगातार 2 टर्म मुख्यमंत्री रहने वाले ये पुष्कर सिंह धामी बन गए। दूसरी बात, रितु खडूरी विधानसभा अध्यक्ष बन गई है, पहली महिला अध्यक्ष बन गई। तो इतिहास ने अपने आप में बदलाव लाया। इस बात को भी देखते हुए शायद यह भी कयास लगाया जा सकता है कि यह भी एक बदलाव जरूर कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज किया जाएगा। यह तो सबसे बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। बात भी है यह कि अभी तक कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए हैं ताकि सवाल खड़े कर सके। नेता प्रतिपक्ष का काम होता है कि वह सत्ता पक्ष के फैसले, जो गलत फैसले होते हैं, उन पर सवाल खड़ा कर सकते हैं वो। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी चीजें नहीं बन पाई है। कांग्रेस बनाई गई कांग्रेस के द्वारा। साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक विधानमंडल, जबकि रिजल्ट आए हुए इतने दिन हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी तक विधानमंडल दल का गठन नहीं हो पाया है। अभी तक नेताओं को उनके अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया गया है। तो ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक वाली बात भी है यदि भाजपा की तरफ से देखा जाए तो इसमें यह इतनी जल्दबाजी में सबसे पहले तो यह सत्र आयोजित करना। दूसरी बात यह उठती है कि अभी तक आपने चयन नहीं कर पाया है, मंत्रिमंडल पद का चयन अपने नहीं कर पाया। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि किन मंत्रियों को कौन सा विभाग दे दिया जाएगा। शायद ये कहीं ना कहीं यह अंदरूनी कलह का ही कारण है कि नेताओं को अभी तक उनके पद, उनके दायित्व का चयन नहीं करवा पाया है। जी, कैसे अंदर चर्चा होगी यशराज? कैसे कौन सवाल कौन जवाब करेगा? सत्र में होगा क्या? यह तो जब विभाग ही नहीं बटे हैं तो विभाग की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? और नेता प्रतिपक्ष है नहीं तो कौन सवाल पूछेगा? और अगर वो मान लीजिए जो विधायक होंगे भी कांग्रेस के, उन्होंने कोई सवाल किया तो किस विभाग की कौन जिम्मेदारी संभालेगा, कौन जवाब देगा, ये कैसे तय हो पाएगा? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कौन से विभाग की कौन जिम्मेदारी देगा। शायद जब सत्र 3 दिवसीय सत्र है, कहीं ना कहीं तुरंत ही विभाग का बंटवारा कर दिया जाएगा, तो फिर उस पर जवाब और सवाल जवाब किया जा सकता है। लेकिन जरूर यह सब विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सत्र शुरू होने से पहले ही विभाग का बंटवारा जरूर कर। मैं बता है कि पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भी भाजपा अभी तक पद देने में जरूर कहीं ना कहीं कतरा रही है। यह इसका जरूर आपसी, क्योंकि ये कि इस बार इसे 5 साल में 3 सरकार को बदलना ना पड़े, कहीं किसी विधायक के द्वारा कोई भी स्वर मुखर ना हो जाए, कोई विधायक बड़गोला बोल नहीं बोल दे। जिस प्रकार से कांग्रेस से अकील अहमद को अभी निष्कासित कर दिया गया 6 साल से, उसी तरह से यहाँ पर ऐसी कोई बड़गोलेपन की समस्या भाजपा में ना हो जाए। इसी को देखते हुए भाजपा जो भी कदम उठाएगी फूक करके ही उठाएगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड से। और यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के मामले में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की जानकारी राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने मुंबई भाजपा अध्यक्ष और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों के उपयोग मामले का ज्ञापन कार्रवाई के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त के पास भेजा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई भाजपा अध्यक्ष विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा के नेतृत्व में मंत्रालय के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष
19 जनवरी को अनशन किया था। पुलिस ने अनशन पर बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ ही मामला दर्ज किया था। लोढ़ा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने और उन्हें गाली देने वाले बयान पर नाना पटोले की गिरफ्तारी की मांग की थी। मुंबई भाजपा अध्यक्ष लोढ़ा ने नाना पटोले के खिलाफ मामला दर्ज करने एवं उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री वलसे पाटिल को ज्ञापन दिया था। अब गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने पत्र देकर जानकारी दी है कि पटोले के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के आदेश पुलिस आयुक्त को दे दिए गए हैं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द जो कहा गया था, उन्हें जो गाली दी गई थी, वैसे नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और ये कार्रवाई की जानकारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री पाटिल ने दी है। तो नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से सीधे जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, नाना पटोले पर कार्रवाई की जो आशंका जताई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया गया और उसको लेकर के ये जो अब खबर सामने आ रही है, जो ज्ञापन दिया गया, पत्र दिया गया, धरना प्रदर्शन भी हालांकि हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है और इस पर? बिल्कुल योगेश जी, देखिए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जिस तरह से अपने बड़े बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पिछले दिनों जनवरी के महीने में महाराष्ट्र के इलाके में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी। न सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि मोदी को वह गोली मार देंगे। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा था कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कहा था, बल्कि किसी और मोदी के जिक्र किया था। इसको लेकर भाजपा की तरफ से लगातार आंदोलन प्रदर्शन किया गया, मंत्रालय के बाहर अनशन किया गया। इस अनशन के बाद जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने जांच के आदेश दिए थे। अब जांच के आदेश की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह जानकारी मिली है कि दिलीप वलसे पाटिल ने एक पत्र दिया है मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे को। उन्होंने कहा है कि नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि नाना पटोले ने जो बयान दिया था कहीं न कहीं इशारा करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। तो इस तरह की बयानबाजी के चलते एक बार फिर से नाना पटोले जो है गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सत्य प्रकाश, अगर नाना पटोले पर कार्रवाई होती है, नाना पटोले कांग्रेस के नेता हैं और ऐसे में कांग्रेस जो है गठबंधन में है, शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है, सरकार है, तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष नहीं पैदा होगा? योगेश जी, देखिए जिस तरह से नाना पटोले ने बयान दिया था, उस बयानों के आधार पर अगर देखा जाए तो नाना पटोले के खिलाफ धारा 506, 509 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि नाना पटोले ने जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की थी। इस तरह की बातें सामने आई हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से गृह मंत्री से भी मुलाकात की गई थी, उन्हें भी पत्र व्यवहार किया गया था कि नाना पटोले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो है जब नाना गृह मंत्री की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला था, उसके बाद जो है भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से मुलाकात की गई थी। राज्यपाल ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिस पर यह मामला अब सामने आया है कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। जाहिर तौर पर हालांकि यह पूरा मामला जो है बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि मामला अगर दर्ज होता है तो नाना पटोले को बेल मिल जाएगी, लेकिन यह पूरा मामला लंबित होगा, क्योंकि इस पर पूरी प्रक्रिया की जांच होगी कि आखिर उन्होंने जो इशारा किया था किसको लेकर किया था, किस तरह से किया था। सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, ये मामला जिस तरीके से जनवरी का है मुझे लग रहा है, और
उस दौरान भी काफ़ी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था। नाना पटोले के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। नितिन गडकरी साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उस दौरान ये कहा गया था कि महाराष्ट्र की पुलिस नाना पटोले पर कार्रवाई करे, क्योंकि जो बयान दिए गए हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। ऐसे में अब तक महाराष्ट्र पुलिस क्या सोती रही, जांच नहीं की है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद भी ये ट्वीट करते हैं और उसके बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस कोई संज्ञान नहीं लेती है। बिल्कुल योगेश जी, देखिए नाना पटोले इस वक्त महाविकास आघाड़ी सरकार में बने कांग्रेस पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में जब सरकार में है तो इस तरह का दबाव बनाकर तुरंत एफआईआर दर्ज कराना एक बड़ी बात होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री ने आदेश तो दे दिया है, लेकिन जिन धाराओं के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा, क्या वह धाराएं भाजपा को हजम होती है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप जो है गाली गलौज करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, तो जाहिर तौर पर बड़ा मामला होता है। आईटी एक्ट भी लगता है, क्योंकि आपकी फोन रिकॉर्डिंग होती है, फिर बाद में आपसे पूछताछ भी होती है, तो जाहिर तौर पर यह पूरा मामला बड़ा है। लेकिन जिस तरह से दिलीप वळसे पाटिल ने अपना पक्ष रखते हुए कहीं न कहीं बड़ा दिल दिखाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का पत्र आयुक्त को दिया है, तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं बीजेपी का दबाव ही माना जाएगा कि बीजेपी ने जिस तरह से 19 जनवरी को मंत्रालय के बाहर महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष जो है अनशन किया था, उसमें मुंबई पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ही मामला दर्ज किया था, तो कहीं न कहीं यह भी दबाव है। उसके बाद राज्यपाल से बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मुलाकात की थी। राज्यपाल ने भी कहा था कि इस पूरे मामले में जांच की जाए, तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाए। तो जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार के पास एक मौका है यह बताने के लिए कि उन्होंने जांच के दायरे में रहकर जांच की, उसके बाद इस पूरे मामले में सामने आया है कि अब उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक जरूर वक्त और मौका मिला है महाविकास आघाड़ी सरकार। महाविकास आघाड़ी सरकार को मौका मिला है जांच कर कार्रवाई करने का, जो आश्वासन दिया जा रहा है, क्या वास्तव में लगता है सत्यप्रकाश की जायज कार्रवाई होगी या फिर पूरे मामले पर लीपापोती कर दी जाएगी? देखिए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, गोली मारने में जिस तरह से एक्ट लगता है, आईपीसी की धारा 325 का एक्ट लगता है। गोली मारना यानी कि आपने जान से मारने की बात कही है। 325 के अलावा आपने गाली गलौज किया है, 509 का धारा लगती है। 325 में अवेलेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ गाली गलौज को लेकर 509 या 506 का मामला दर्ज करती है तो जाहिर तौर पर ये अवेलेबल ऑफेंस है। तो दोनों बातें अलग अलग है कि किन धाराओं के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है और उन धाराओं के तहत ही उनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब वो निर्णय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए गया है। लेकिन मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे इस पूरे मामले में कितना संज्ञान लेते हैं और किस तरह का मामला दर्ज करते हैं, ये भी बड़ी बात है। लेकिन इस बीच नाना पटोले का बयान दर्ज किया जाएगा, उनके बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सत्यप्रकाश, गृह मंत्री पाटिल ने साहब ने आदेश तो दे दिए हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन क्या अब पटोले की तरफ से कोई अब तक मीडिया के सामने कोई बयान सामने आया? क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें इस बात की जानकारी तो हो ही गई होगी कि सरकार की तरफ से उन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, तो कार्रवाई होना तो तय है। बिल्कुल, देखिए पांडे जी, शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास पुलिस आयुक्तालय में यह पत्र गृह मंत्री के दफ्तर से आया है। तो जाहिर तौर पर कल देर शाम जब ये पत्र मिला है तो आज कहीं न कहीं बयान आ सकते हैं तमाम बड़े नेताओं के, खासकर कांग्रेस के पालक मंत्री असलम शेख और शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ भी आज मामला दर्ज हुआ है। क्योंकि इस पूरे मामले में एक सभा के दौरान दोनों नेताओं ने तलवार दिखाकर सामूहिक तौर पर जो है अपराध किया है। इन अपराध के तहत 425 का मामला 37/क का मामला दर्ज किया गया है। तो कांग्रेस को 2 और बड़े नेताओं के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। तो इस पूरे मामले में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अब सामने आकर बात करेगी, लेकिन विरोधी पक्ष जरूर इस पूरे मामले पर बात रख सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे मुंबई से, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
और रुख करेंगे अब हिमाचल प्रदेश का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी के बढ़ते दामों के विरोध में प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश महंगाई मुक्त भारत धरना व मार्च का आयोजन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि 31 मार्च को प्रदेश के सभी कांग्रेस ब्लॉकों में इस कार्यक्रम के तहत धरना और मार्च किया जाएगा, जबकि 2 मार्च से 4 अप्रैल तक सभी जिलों में जिला स्तरीय धरना व मार्च किया जाएगा। कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि इसी कार्यक्रम में 7 अप्रैल को शिमला में राज्य स्तरीय महंगाई मुक्त भारत धरना व मार्च का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर होने वाले इस धरने में सभी जिला कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित सभी अग्रणी संगठनों के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, एंटक के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी विभागों के सभी सदस्यों को आवश्यक तौर पर भाग लेने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त 7 अप्रैल को शिमला में होने वाले इस राज्य स्तरीय धरना और मार्च में भी सभा पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ सभी अग्रणी संगठनों व विभागों के सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ टीना ठाकुर जुड़ चुकी हैं। टीना, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अब सक्रियता बना रही है, महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? जी योगेश, देखिए जैसे कि प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस और चुनावी वर्ष में अपनी जो सत्ता में जो वापसी है उसको सुनिश्चित करना चाह रही है कांग्रेस। तो इसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहती है। इसी क्रम में उनको अभी जो 31 मार्च है उसमें कांग्रेस ने जो है एक जो ब्लॉक स्तर पे, उपमंडल स्तर पे सभी अपने कांग्रेस के पदाधिकारियों को सभी को कहा है कि एक भारत मार्च व एक धरने का विशाल स्तर पर एक प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो 31 तारीख से जो धरना प्रदर्शन का जो आयोजन शुरू होगा ये 7 अप्रैल तक हिमाचल में चलेगा और हिमाचल में जो है 7 अप्रैल को ये प्रदेश व्यापी जो धरना है वो आयोजित कांग्रेस करेगी। इसमें कांग्रेस के सभी बड़े पदाधिकारी, विधायक, पूर्व मंत्री सभी भाग लेंगे। बिल्कुल टीना, लेकिन जिस तरीके से ये देशव्यापी हालांकि कार्यक्रम होगा, हिमाचल में भी कांग्रेस लगातार सक्रिय और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेगी, सरकार को घेरने का काम करेगी। महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ऐसे में क्या लगता है कि ये जो 31 तारीख से और 7 अप्रैल तक जो ये प्रोग्राम चलेगा, इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का काम जो करेगी वो सफलतापूर्वक कर पाएगी कांग्रेस? क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी इसी दरमियान दौरा होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। ये मुझे लगता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी सक्रियता है जो थोड़ी ज्यादा बढ़ाई है, क्योंकि जो उनके जो सदस्य हैं वो काफी संख्या में टूटकर आप में जा रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर मुकेश अग्निहोत्री हैं जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के, जो बड़े नेता है, उनका एक बयान पिछले कल आया है। उन्होंने कहा है कि जो आप इतनी सक्रियता यहाँ पे जो दिखा रही है वो थोड़े दिनों में ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ की जनता है हिमाचल की, उसने आज तक परंपरागत जो लीग है उससे हटकर वोट नहीं किया है। इस बार भी जो सत्ता परिवर्तन जो होगा वो होके रहेगा और ये जो लाभ है जो या फिर जो सत्ता में वापसी है वो कांग्रेस की होगी। इसी बात को लेकर जो ये धरना प्रदर्शन और जो बड़े स्तर पर ये हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये सीधे तौर पर जो भाजपा की जो सरकार है यहाँ पे उसको जो घेरने की तैयारी है वो तो सीधे तौर पर है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हिमाचल में जो अपने जो सदस्य हैं, जो महिला है, जो महिला संगठन है, इनका जो युवा यूंकास का जो इनका संगठन है, उनके सभी पदाधिकारियों को एकजुट करने का, एक मंच पर लाने का एक ये प्रयास भी किया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि कहीं जो ये धरना प्रदर्शन जो बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जो उपमंडल स्तर से और ब्लॉक स्तर पर जो शुरू होगा और जो 7 अप्रैल को जो ये प्रदेश स्तर पर जो खत्म होगा, तो इसमें कितना लोगों की जो कांग्रेस को है जो समर्थन मिल पाता है और जनता उस धरने प्रदर्शन को कांग्रेस की किस तरह से लेती है। चलिए टीना, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ये 7-8 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन होगा, जो हल्ला बोल कार्यक्रम होगा महंगाई के खिलाफ, क्या लगता है कि वास्तव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में महज ये 7-8 दिनों में ये जो जान है वो आ जाएगी? क्योंकि लगातार ये देखा गया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जमीनी स्तर पर नहीं उतरा जाता है, वातानुकूलित कमरों में ये बैठे रहते हैं। देखिए, चाहे हम कांग्रेस के प्रभारी का जिक्र करें, राजीव शुक्ला का, वो मुझे लगता है कि अभी हिमाचल के सभी जिलों का दौरा नहीं कर पाए होंगे। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी का जिक्र करें अविनाश राय का, तो मुझे लगता है वो हर ब्लॉक तक पहुंच गए होंगे, ब्लॉक का उन्होंने दौरा किया होगा। जी योगेश, आप सही कह रहे हैं। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस है, अभी तक इन पे आरोप भी ये लगता है कि ये जो अभी धरना प्रदर्शन जो भी 31 तारीख से जो शुरू करने जा रही है, इसमें ये देखना होगा कि ये कहां और किस स्तर तक इस धरने प्रदर्शन को अपने ले जा पाती है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पे सीधे तौर पे आरोप लगता रहा और कांग्रेस सीधे तौर पे जो अपना प्रदर्शन है, जो भी धरने हैं, वो अपने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तक सीमित होकर रह जाती है। आपने सही कहा कि जो भाजपा के जो प्रभारी है वो अपने ब्लॉक स्तर तक, जो उनका पन्ना प्रमुख है, जो उनका त्रिदेव सम्मेलन है, उसकी तैयारियां वो पूरी कर चुके हैं और बहुत जो बड़े स्तर पर है भाजपा बिल्कुल भाजपा पहले से कहती है कि हम बूथ स्तर तक पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के पास सबसे बड़ी कमी है जो वो अभी ये देखने में भी आई, कार्यकर्ताओं में जो मनोबल है वो गिरा हुआ है। हालांकि जो उपचुनाव में 4 उपचुनाव में कांग्रेस को यहाँ जीत मिली थी, उससे कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद था और कार्यकर्ता एकजुट होकर काम में लग गए थे। और कांग्रेस को इससे बड़ा ही एनर्जी मिली थी कि हिमाचल में जो उपचुनाव है, कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भाजपा को उन्होंने वो उपचुनाव हराए थे और 4 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें कि भाजपा जो है वो लगातार कह रही है कि ये जो उपचुनाव जो वो हारे हैं, इसका कोई असर जो है सत्ता के जो वापसी है उनकी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो जनता का गुस्सा था सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति, वो अपने उपचुनाव में वो जता चुके हैं और इसके बाद जो है जनता का समर्थन भाजपा को मिलेगा। बिल्कुल, ये देखा भी गया है अक्सर भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव, जिन प्रदेशों में उन्होंने उपचुनाव लड़ा है वहां पर प्रदर्शन शानदार नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब वो चुनाव लड़े हैं, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव है, लेकिन उसमें उनको जो है विजय हासिल हुई है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से वहां पर सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में ये जो राज्य हैं, यहाँ पर इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने, वही इतिहास हिमाचल प्रदेश में भी रचने की तैयारी में है। और हमें लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा बनेगी वो आम आदमी पार्टी बनेगी। आपने सही कहा कि अभी जो है भाजपा ने जो 4 राज्यों में जीत दर्ज की है और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उन्होंने भी ये एक बड़ा बयान दिया है कि हिमाचल में इस बार ये मिथक टूट के रहेगा, सत्ता परिवर्तन इस बार किसी भी हाल में नहीं होगा, जो मिशन रिपीट है वो भाजपा को वो हर हाल में सक्सेसफुल होगा। वहीं जो कांग्रेस है उसको सबसे जो बड़ा खतरा है वो सच में आम आदमी पार्टी से, क्योंकि उसके जो कार्यकर्ता है वो टूटते जा रहे हैं। हालांकि इसमें नेता प्रतिपक्ष जो है मुकेश अग्निहोत्री का एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि हमारी पार्टी से वही लोग टूट कर जा रहे हैं जो यहाँ पर जो विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं या सिर्फ टिकट के चाहवान रहे हैं और उनको अभी टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख कर लिया। तो ऐसे लोगों पर जनता को भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो टिकट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में महज जनता की सेवा करने के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल टीना, एक चीज और यहाँ पर है कि जिस तरीके से कांग्रेस तो लगातार सक्रियता बना रही है, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है और जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है, जा पा रही है या नहीं है तो जमीनी स्तर पर उतरने पर और वहाँ की जनता बता पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम आम आदमी पार्टी का लगातार जिक्र कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी का भी अब वहाँ पर एक रैली होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ पर जाएंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उस रैली में शामिल होंगे। कितना प्रभावित कर पाएगी कांग्रेस के इस हल्ला बोल कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी? जी निश्चित तौर पे शायद एक बड़ा प्रभाव ये डालेगी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है अभी लगातार जो सक्रियता है बढ़ा रही है, हर जिले में
ये जो मतलब कांग्रेस की अगर बात हम करें तो वो बूथ स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। और जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार अपनी सदस्यता अभियान में तेजी लाए हुए हैं। उनका एक बड़ा लक्ष्य है कि जो 6 अप्रैल को उनकी जो एक रैली होने जा रही है वो भाजपा के गढ़ में होने जा रही है। मुख्यमंत्री को वो चुनौती देने जा रहे हैं और वहां से वो जो है हिमाचल में जो अपनी चुनावी जो चुनौती है वो रखने जा रहे हैं। दोनों राजनीतिक जो परंपरागत जो दल हिमाचल के रहे हैं उन दोनों के सामने। और इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कांग्रेस के सामने ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बड़ी संख्या में टूट कर गए हैं। जैसे पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि पांवटा में भी जो इनके जो कांग्रेस के जो युंका के नेता रहे हैं मनीष ठाकुर, इन्होंने एक बहुत बड़ा जो सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। सिरमौर में बहुत बड़े स्तर पर जो लोग हैं वो टूट कर जा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो कांग्रेस के सदस्यों की ही है। तो इसमें निश्चित तौर पर 6 अप्रैल को ये देखना होगा कि कांग्रेस के कितने बड़े नेताओं का या पूर्व मंत्री है, विधायक है, वो आम आदमी पार्टी अपने साथ मिला पाती है। यानी 6 अप्रैल को प्रदेश में जो है बड़ा आपाधापी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस भी पूरे प्रदेश भर में जहां प्रदर्शन करेगी तो वहीं आम आदमी पार्टी भी रैली करेगी। इस दिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कोई ना कोई प्लान कर रही होगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को काट निकालने के लिए तभी सत्ता में वापस आने का इतने बड़े बड़े दावे कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अगर वो प्लान नहीं भी कर रही है तो 6 अप्रैल को सीधे तौर पे उनका भाजपा का जो स्थापना दिवस है वो होता है। और उसमें उन्होंने जो छोटी छोटी जो मीटिंग्स है, जो छोटे अपने अपने जो मंडल स्तर के जो कार्यालय है, प्रदेश स्तर पे जो कार्यालय है, वहाँ सभी पे जो है वो एक कार्यक्रमों का आयोजन रखा है। तो सीधे तौर पे जो भाजपा है उनका पहले से जो 6 अप्रैल का है, तो ये सीधे तौर पे मतलब कांग्रेस में इसमें नई बात है कि उसने अपना धरना प्रदर्शन इन दिनों रखा है। नहीं तो 6 अप्रैल को जो है जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा को जो है चुनौती देने जा रही है। तो वो इसीलिए उन्होंने दिन रखा है कि भाजपा का स्थापना दिवस है और उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करना चाहते हैं। भाजपा को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके स्थापना दिवस के दिन पर हम एक बड़ा आयोजन हिमाचल में करने जा रहे हैं और उस दिन आपके भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर इन तीनों ही पार्टियों की सक्रियता है और देखना ये होगा कि जनता इसमें किस पार्टी को या किस पार्टी के साथ ज्यादा जुड़ पाती है। टीना, आपने कहा कांग्रेस प्रभावित करना चाहती है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी खुद इस बात को प्रभावित करना चाह रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो काफी दिनों पहले इस बात का और स्थिति का ऐलान कर चुकी है कि 6 तारीख को ही वो वहां पर रोड शो करेगी। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो फोकस है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस ने तो हाल ही में अभी फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कांग्रेस से भी एक कदम आगे चल रही है। जी योगेश, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि भाजपा का जो स्थापना दिवस है वो 6 अप्रैल को होता है और 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ने भी अपनी जो मंडी में है वहां पर एक शहरी मंच पर एक बड़ी रैली रखी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च से जो है कांग्रेस वो अपना धरना प्रदर्शन जो और भारत मार्च जो है वो शुरू करने जा रही है। तो ये सीधे तौर पर कांग्रेस का जो है वो यही है कि आम आदमी पार्टी जो उसको बड़ा डेंट डालने जा रही है, बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है, उसको रोकने का एक प्रयास भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जो है निशाना साधना चाहती है। जहां वो भाजपा की सत्तारूढ़ दल पर महंगाई को लेकर हल्ला बोलने जा रही है, वहीं जो आम आदमी पार्टी जो सक्रियता लगातार बना रही है और आम आदमी पार्टी की जो रैली है उसमें वो अपने लोगों को जाने से रोकने के लिए अपने दल में जो है सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि वो लोग भी जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जमीनी स्तर कितना उनका सफल हो पाता है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का सबसे बड़ी कमी ही अभी तक ये आई है कि जमीनी स्तर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो प्रमुख है। और यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। के बाद एक बार आपका सभी स्वागत है और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सतीश महाना उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। महाना ने सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और किसी भी विपक्षी दल ने उनके खिलाफ नामांकन दाखिल नहीं किया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि सोमवार दोपहर 2 बजे थी। बता दें कि सतीश महाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन में प्रस्तावकों में जनसत्ता दल के राजा भैया भी शामिल थे। उनके चुनाव की घोषणा मंगलवार को की जाएगी। सतीश महाना योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्री भी रहे हैं
और इस साल विधानसभा का अपना 8वां चुनाव जीतने वाले सतीश महाना कानपुर में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्पीकर पद के लिए माननीय नेता सदन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने और मैंने उनका नामांकन किया और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने और श्री अवधेश प्रसाद जी ने भी उनके नाम का प्रस्ताव किया है। और जितने भी दल विधानसभा में हैं उन सभी दलों ने श्री सतीश महाना जी के नाम का प्रस्ताव किया है और लगभग ये तय है कि श्री सतीश महाना जी का निर्विरोध निर्वाचन तय है। जो सदन की परंपरा रही है उसी परंपरा का निर्वाह किया गया है और हम समझते हैं कि सदन की परंपरा का निर्वाह करना एक अच्छी परिपाटी है और इसका पूरी तरीके से पालन किया गया है। कल लगभग निर्विरोध निर्वाचन तय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष चुनना, निर्वाचन उनका होना तय माना जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल योगेश, जाहिर सी बात है कि 1991 से लगातार 8 बार विधायक रह चुके हैं और वरिष्ठतम की लिस्ट में है सतीश महाना और साफ तौर पे कहा जा सकता है कानपुर के महाराजपुर सीट से विधायक भी है और लगातार 8 बार विधायक होना अपने आप में कहा जा सकता है बड़ी शख्सियत माने जाते हैं सतीश महाना और कानपुर से लगातार विधायक हैं और लगातार सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में काम किया है और कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया गया था और माना जा रहा है कि वो निर्विरोध आज वो चुने जा सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। और अखिलेश यादव हो और बसपा के उमा शंकर पांडे हो और जो लगातार जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव हैं और बीएसपी से उमा शंकर पांडे, सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया और माना जा रहा है कि आज वो निर्विरोध रूप से विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चुने जा सकते हैं। और ये कल सुरेश खन्ना ने जिस तरह से कहा वो कहीं ना कहीं वो भी ये कहा जा सकता है कि परंपरा के रूप में निर्विरोध चुने जाएंगे सतीश महाना और एक अच्छी शख्सियत भी कहा जाते हैं सतीश महाना। तो जाहिर सी बात है कि उनको विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आज चुना जा सकता है। लगभग 3 बजे का समय है और 3 बजे के आसपास जो विधानसभा अध्यक्ष की यूं कहे परिणाम की घोषणा वो हो जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन इस बीच तमाम सारे और भी नाम चल रहे थे कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के जो भी शीर्ष जो भी कई बार 7 से 8 बार चुनाव जीत चुके हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो जो तवज्जो दी गई है सतीश महाना को दी गई है और आज उन्हें विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन उनका तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा, क्या वो इस बात को जानती थी कि किसी भी तरीके का कोई फजीहत कराने से बेहतर है कि समर्थन कर देना ही उचित होगा? देखिए, सबसे ज्यादा विधायकों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 273 विधायक हैं और तो जाहिर सी बात है कि उनके पास बहुमत भी है और वरिष्ठतम के तौर पे सतीश महाना, सुरेश खन्ना दोनों ही कहीं ना कहीं, सुरेश खन्ना 9वीं बार विधायक बने हैं और सतीश महाना 8वीं बार विधायक बने हैं। तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष पे सुरेश खन्ना को भेजा जा रहा है। लेकिन कल साफ हो गया, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों ने भी पूरी तरह समर्थन किया। समाजवादी पार्टी ने भी किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा और ये जानते हैं कि लगातार हमारे पास विधायकों की संख्या कम है और हम बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उसी के चलते विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और कहीं ना कहीं आज परिणाम आने की घोषणा है। और हालांकि सुरेश खन्ना का भी नाम चल रहा था लेकिन सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य मंत्री बना दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सतीश महाना जो वरिष्ठतम की लिस्ट में आ रहे थे तो उनको भी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर दिया और सदन में सतीश महाना अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं, उनके पक्ष में निर्विरोध परिणाम आता है तो जाहिर सी बात है कि सदन में अध्यक्ष के रूप में सतीश महाना काम करेंगे। बिल्कुल, चलिए जितेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जिस तरीके से आज ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के
विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सतीश महाना की आज नियुक्ति हो जाएगी। और क्योंकि उनके सामने किसी भी विपक्षी दल ने कोई पर्चा नहीं भरा है और ऐसे में ये निर्विरोध माना जा रहा है कि इनका आज निर्वाचन तय माना जा रहा है। और इस बीच तमाम सारे विपक्षी दल जो रहें वो समर्थन करते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर जितेंद्र चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र चौहान, एक चीज़ और सामने निकल करके आई है सामने, वो है तस्वीर राजा भैया की, क्योंकि समर्थन के साथ साथ वो प्रस्तावक के तौर पर भी कहीं ना कहीं नजर आए हैं। और ऐसे में अब सियासी हलकों में बड़ी चर्चा है। जितनी चर्चा संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की नहीं है, उससे ज़्यादा चर्चा राजा भैया की हो रही है। माना ये जा रहा है क्योंकि एमएलसी के चुनाव भी हैं, ऐसे में एक दूसरे का सहयोग करने को लेकर के ये रणनीति चल रही है। और ये भी अब सियासी हलकों में चर्चा तो यहाँ तक चल रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले राजा भैया का दल जो है वो एनडीए में शामिल हो सकता है। देखिए, कोई दो राय नहीं योगेश, क्योंकि पिछले 17 के चुनाव से और 22 का चुनाव भी हो गया, तो जाहिर सी बात है राजा भैया लगातार भारतीय जनता पार्टी से सहयोग में हैं। हालांकि वो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिले थे, अखिलेश यादव से मिले थे, इस बार भी मुलायम सिंह यादव मिले थे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजा भैया हमेशा सत्ताधारी पार्टी के साथ जाना पसंद करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि एमएलसी चुनाव भी है, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के गठबंधन के तौर पर क्योंकि जा सकते हैं, विधान परिषद का चुनाव भी है, लोकसभा का चुनाव भी 2024 में है, तो जाहिर सी बात है कि राजा भैया की पार्टी और उनके विधायक वो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ जाने की संभावना जताई जा रही है कि वो जा सकते हैं। और कल प्रस्तावक के रूप में भी सतीश महाना के साथ वो खड़े दिखे, तो जाहिर सी बात है कि राजा भैया ये जरूर कहा जा सकता है कि हमेशा वो सत्ताधारी पार्टी के साथ दिखाई दिए। और वही बात की तो यूपी के नए विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है उसका कहीं ना कहीं परिणाम आ जाएगा। इस पद के लिए भाजपा के 8 जो विधायक थे सतीश महाना आज विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर चुने जा सकते हैं, क्योंकि 18वीं विधानसभा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ तमाम सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे, लखनऊ से संवाददाता हैं। तो आज जाहिर तौर पर है उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में जो है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आज सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन तय माना जा रहा है। राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।